आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, इससे पहले मैंने और एक वीडियो अपलोड किया था, और ये जो हमारा ये वाला जो वीडियो है, अगर ये आप लोग दो वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 30+ नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग दोनों वीडियो को देख लीजिए। आपको जितना क्वेश्चन का आंसर आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता आप लोग यहाँ से जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो ये आपका सबसे पहले स्थापित हुआ था पाकिस्तान में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष देश है? तो पाकिस्तान जो है ये हमारा धर्म सापेक्ष देश है। अगला प्रश्न क्या है कि लिट्टे, देखिए लिट्टी चोखा, ठीक है, लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? तो लिट्टे जो श्रीलंका का क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया आप लोग देख सकते हैं क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ताशकंद का समझौता जो था उसी पर हस्ताक्षर किया था। और ये जो ताशकंद का जो समझौता है ये 1966 में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। एक्चुअल में यहाँ पर जो भी समझौता है, जैसे कि शिमला समझौता 1972 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था। भारत पाक समझौता 1959 में हुआ है। और ताशकंद का समझौता 1966 में हुआ है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्या कि ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है क्या है, ताशकंद है। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? जो शिमला समझौता है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972, देखिए 1972 में हमारा शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? कौन कौन इसमें हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए पहला बात यहाँ पर क्या है कि जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, ये दो व्यक्ति ने यहाँ पर इस पर सिग्नेचर किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से घर में पढ़ लीजिए। फिर आगे क्या देखिए कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? अभी मैंने आपको बताया कि 1972 का जो हमारा शिमला समझौता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी जल विवाद किन देशों से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ये भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है क्या है देख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था। नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलिए, दक्षिण की स्थापना कब हुई? तो दक्षिण का जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है देखिए, दक्षिण की स्थापना का श्रेय किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिया जाता है? तो दिया जाता है राजीव गांधी। राजीव गांधी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है क्या कि प्रथम सार्क, देखिए सार्क और दक्षिण माने एक ही होता है। सार्क बोलिए दक्षिण बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। जो सार्क का जो प्रथम जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम जो सम्मेलन हुआ था ढाका बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश का ढाका में हुआ था, मतलब ढाका में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रश्न अगर ऐसा पूछा जाए कि दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण का जो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था सार्क यानी कि दक्षिण का, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बात को समझ लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दक्षिण का जो प्रथम जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में हुआ था। और दक्षिण का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ है? तो ये है आपका काठमांडू में। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है देख लीजिए कि दक्षिण यानी कि सार्क के गठन के समय इसके सदस्य संख्या कितनी थी? देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस टाइम इसका गठन हुआ था उस टाइम इसमें जो सदस्य था टोटल मिलाकर 7 इसमें सदस्य था। और अगर वर्तमान टाइम का बात किया जाए, अभी का टाइम में, यानी अभी इसमें कुल कितने देश इसके सदस्य है? तो अभी इसका 8 देश इसका सदस्य है। बात क्लियर? अफगानिस्तान लास्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है दक्षिण सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? तो उस टाइम 7 था। और अभी दक्षिण में कुल कितने देश शामिल है? तो अभी इसमें 8 देश इसमें शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण का सदस्य है? ठीक है, कौन सा यहाँ पर दक्षिण का सदस्य है वो आपको बताना है। तो मालदीव, मालदीव जो है ये हमारा दक्षिण का सदस्य है। आगे मैं आपको और एक चीज पॉइंट बनाकर आगे आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आगे चलिए, आगे क्या है कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। तो ये जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया हमारा सार्क का सदस्य नहीं है। नहीं तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका,
मालदीव, ये सब के सब क्या है, सार्क के यहाँ पर यानी कि दक्षिण के सदस्य है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या है, कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है, तो म्यांमार भी नहीं है, याद रखिएगा, म्यांमार भी नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, ठीक है, भूटान है, ये सब है, लेकिन यहाँ पर म्यांमार, इंडोनेशिया ये सब नहीं है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्या कि दक्षिण का जो 8वां सदस्य देश कौन है, जो 8वां जो लास्ट में जो ऐड हुआ है कौन, अभी मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इसका 8वां देश जो इसमें सदस्य हुआ है। सार्क का सबसे छोटा देश कौन है, देखिए सार्क में जो सबसे छोटा देश कौन है आपको बताना है, तो मालदीव, मालदीव जो है ये सार्क का सबसे छोटा देश है। अगला को जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सार्क का जो 19वां सम्मेलन होने वाला था जो रद्द हो गया है, कहाँ होने वाला था, तो ये आपका होने वाला था इस्लामाबाद में, लेकिन जो हमारा रद्द हो गया। आगे चलिए, ये जो प्रश्न है साप्टा समझौता, ये भी सुपर डुपर हिट प्रश्न है। साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, तो ये आपका हुआ था 2004 में। कब हुआ था, 2004, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई, तो बांग्लादेश का जो उत्पत्ति हुआ था 1971 में हुआ था, ठीक है, 1971 में बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई है। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है, तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। देखिए रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच सीमा निर्धारण करता है। जो मैकमोहन लाइन है ये भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका एक्चुअल में जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेड क्लिफ लाइन इसका सही उत्तर हो गया। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है क्या है, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। फरक्का समझौता का किससे संबंध है, तो ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश से। आगे देखिए क्या कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है, तो भारत हो जाएगा। एशिया का वह देश जिसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, तो यहाँ पर चीन हो जाएगा। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली, तो 1971, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। नेपाल में राजतंत्र की जगह गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई है। आगे देखिए क्या है, तो ज्ञानेंद्र, ठीक है, क्या है, नेपाल के अंतिम राजा थे, अंतिम राजा नेपाल के कौन थे, तो ज्ञानेंद्र। दक्षिण एशिया में यहाँ पर कहा है का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है, तो दक्षिण एशिया में श्रीलंका का सबसे अच्छा है। लिट्टे की आतंकवादी गतिविधियों को प्रभावित रहा कौन, तो श्रीलंका, श्रीलंका का एक मतलब आतंकवादी संगठन है। 1987 में, ठीक है, यहाँ पे खालिस्तान के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत से शांति की, तो श्रीलंका के जो मतलब राष्ट्रपति थे जयवर्धने, उन्होंने क्या था, सैनिक शासन को हटाने हेतु यहाँ पे खालिस्तान में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चला, तो पाकिस्तान में चला था। मुशर्रफ के बाद यहाँ पे खालिस्तान है पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, तो मुशर्रफ के बाद बने थे आसिफ अली जरदारी, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि पाकिस्तान में बार बार क्या हुआ, तो संविधानवाद की हत्या होती है। दक्षिण की स्थापना का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया जाता है। और 2007 में अफगानिस्तान दक्षिण में जुड़ा था, जो कि हमारा आठवां देश इसमें जो शामिल हुआ था वही अफगानिस्तान है। इनके लास्ट में जो शामिल हुआ था वो अफगानिस्तान ही है। आगे चलिए, आगे क्या देखिए, सुपर डुपर प्रश्न है कि यूरोप संघ की स्थापना कब हुई, तो यूरोप संघ का जो स्थापना हुआ था 1992 में हुआ था। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपियन संघ का क्या नाम था, तो उस टाइम इसका नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय, इसका नाम था। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, तो इसका मुद्रा है यूरो। बहुत ही सुपर प्रश्न है। जिस सदस्य का आशय दुनिया के किन देशों से है, तो इसका जो आशय है विकासशील देशों से है, यानी कि जो धीरे धीरे विकास कर रहा है। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ, तो साम्यवादी चीन का जो उदय हुआ 1949 में हुआ है। माओ किस देश का शासक था, तो माओ हमारे चीन का शासक था। चीन में माओ के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना कब हुई, तो यह आपका हुआ था 1949, इसका भी मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे चलिए, आगे देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई, खुले द्वार की जो नीति कब अपनाया गया था, तो 1978 में अपनाया गया था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ, जो पंचशील समझौता ये कब हुआ था, तो आपका हुआ था 1954 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे चलिए, आगे क्या है कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए, तभी मैंने आपको बताया कि चीन, यानी कि इसमें 5 मुद्दा था। इसमें कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो 2006 को भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया, तो ये हुआ था चीन ने इसका उल्लंघन किया था। मैकमोहन रेखा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, नोट करिएगा। एशिया का कौन सा देश है जो G8 का सदस्य है, तो ये आपका हो जाएगा जापान जो वो G8 का
सदस्य है। आगे चलिए, आगे क्या है, तो आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, सबके सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है, तो कौन यहाँ पर सदस्य है, तो यहाँ पर आसियान बोला है ना, तो कौन सदस्य है, तो यहाँ पर इंडोनेशिया इसका क्या हो जाएगा, इसका सदस्य हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आसियान का जो सदस्य हो जाएगा कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है, तो यहाँ पर ये जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया नहीं होगा, नहीं तो फिलीपींस। ठीक है, फिलीपीन लिख दिया, लेकिन फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब के सब इसके सदस्य है। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल में ये जो प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर अल्जीरिया जो इसका सदस्य नहीं है। फिर आगे क्या है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 ईस्वी में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था, तो ये हो जाएगा नरसिम्हा राव हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि विश्व में सत्ता के अनेक केंद्रों की स्थिति को क्या बोला जाता है, बहुध्रुवीयता कहते हैं। 1945 के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए क्या किया, तो मार्शल योजना बनाई। यहाँ पर मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ, तो 1957 में हुआ था। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1992 में हुआ, जिसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर आगे क्या कि यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश, ठीक है, यहाँ पर खालिस्तान सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, एक हो जाएगा ब्रिटेन और दूसरा हो जाएगा फ्रांस। ये दोनों क्या है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। रूस का फेस मैंने आपको ट्रिक बताया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम अब क्या है, तो यूरोपीय संघ इसको रखा गया। पहले देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय था और अब इसका नाम क्या हो गया, यूरोपीय संघ हो गया। 1949 में खालिस्तानी के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, तो माओ हो जाएगा। ठीक है, माओ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। चीन में माओ ने आगे की ओर यहाँ पर खालिस्तान का नारा दिया, तो महान छलांग यानी कि ग्रेट लीप का यहाँ पर नारा दिया था। देखिए यहाँ पर खालिस्तान की ईस्वी में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, तो ये आपका शामिल हुआ था 2001 में। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया, देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न क्या है, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के क्षेत्र को लेकर हुई थी, क्या अक्साई चीन हो जाएगा। ठीक है, अक्साई चीन हो जाएगा। चीन ने 1972 में यहाँ पर खालिस्तान के साथ 2 तरफा संबंध शुरू करके अपना क्या एकांतवाद समाप्त किया, तो अमेरिका हो जाएगा इसका उत्तर। 1978 ईस्वी में चीन ने क्या किया, तो मुक्त द्वार की नीति अपनाई। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन को क्या बोला जाता है, इसी को आसियान बोला जाता है। ठीक है, आसियान बोला जाएगा। फिर आगे यहाँ पर क्या देखिए कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई। यहाँ पर क्या है कि भारत का पड़ोसी देश क्या है, यहाँ पर 2 है, तो म्यांमार आसियान का सदस्य है, मैंने पड़ोसी देश भी है और जो यहाँ पर आसियान का सदस्य भी है, तो म्यांमार आसियान का सदस्य है। ठीक है, म्यांमार क्या है, तो आसियान का सदस्य है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जैसे कि नाटो और आसियान है, तो यहाँ पर आसियान हो जाए कि जो म्यांमार है वो आसियान का सदस्य हमारा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया है। ये जो प्रश्न है बहुत ही सुपर प्रश्न है, क्या है कि भारत ने आसियान के साथ अगस्त 2008 में यहाँ पर क्या किया, समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो मुक्त व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है, तो इसे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका का है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएगा जॉर्ज बुश हो जाएगा। कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था, देखिए कुवैत पर जो कब्जा किया था इराक ने किया था, और इराक पर जो आक्रमण किया तो यहाँ पर अमेरिका ने किया। कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया, तो इराक के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया, और मुक्त कराने वाला कौन था, तो अमेरिका था। आगे चलिए, आगे क्या देखिए कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं 9/11 की घटना, यानी कि 9 माने हो गया सितंबर, 11 माने हो गया 11, यानी कि 11 सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 11 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 9/11 से आप क्या समझते हैं, तो ये हो जाएगा कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या है कि 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिकी ने मिटा दिया, तो यहाँ पर अफगानिस्तान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था आप लोगों का यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। आगे यहाँ पर दिया गया कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपका यूएसए द्वारा यानी कि अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है, ये आपका संबंधित प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया, किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है, तो अमेरिका ये खर्च करता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए आगे क्या है कि शीत युद्ध के अंत के बाद क्या हुआ, तो अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। ठीक है,
हेगेमनी अर्थात वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में, ठीक है, कि प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, तो एथेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व का क्या बोला जाता है, तो एक ध्रुवीय विश्व का दौर बोला जाता है। पहले दो ध्रुवीय था, लेकिन बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो एक ध्रुवीय बचकर रहता है, यानी खाली केवल अमेरिका बचकर रहता है। एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमेरिका की चलती है, अमेरिका हो जाएगा। द्वि ध्रुवीय की समाप्ति के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो किसका पतन, तो सोवियत संघ का पतन, सोवियत संघ का पतन हो गया। नई विश्व व्यवस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका राष्ट्रपति किसने किया, जॉर्ज बुश ने किया है। अगस्त 1990 ईस्वी में इराक ने, ठीक है, किस पर हमला किया था, तो कुवैत पर हमला किया था। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, तो सद्दाम हुसैन उस टाइम राष्ट्रपति थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, नोट कर लीजिएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध में, यहाँ पर खालिस्तान ने बहुराष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया, तो अमेरिका हो जाएगा। खाड़ी युद्ध में यहाँ पर खालिस्तान को हराकर कुवैत की स्वतंत्रता बहाल की गई, तो यहाँ पर हो जाएगा इराक। कुवैत को मुक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को यहाँ पर खालिस्तान है क्या कहा जाता है, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया था, जिसको हम लोग कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे क्या है, यहाँ पे देखिए जो 11 सितंबर का जो घटना उसको क्या बोलते हैं, 9/11 की घटना, तो 9/11 इस प्रकार से लिखेंगे, ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 9/11 हो जाएगा। 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर सैन्य हमला, यहाँ पर खालिस्तान काला, इसको बोला जाता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, क्या बोला जाएगा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर क्या क्या दिया गया देख लीजिए। आगे क्या दिया गया कि दूसरी दुनिया का आशय किस देशों से है, तो दूसरी देश जो हो जाएगा ना, दूसरी दुनिया, ठीक है, दूसरी दुनिया का आशय जो है कम्युनिस्ट देश, यानी कि जो साम्यवादी देश है। साम्यवादी देश में हमारा कौन आ जाता है, यहाँ पर सोवियत संघ आ जाता है, ठीक है। एक था पूंजीवादी, एक था साम्यवादी। पूंजीवादी हो जाएगा पहली दुनिया, जो साम्यवादी यानी कि जो कम्युनिस्ट देश है वो हो जाएगा दूसरी दुनिया। एक तीसरी दुनिया भी होता है, तो तीसरी दुनिया हमारा कौन हो जाएगा, जो विकासशील देश है, जो अभी विकसित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो ये आपका हुआ था रूस में, रूस हो जाएगा। सोवियत समाजवादी गणराज्य का स्थापना कब हुई थी, आपका 1917 में हुआ था। 1917 में ये जो समाजवादी राज्य का स्थापना किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे क्या देखिए कि सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव इसके लिए उत्तरदायी थे। सोवियत रूस में मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने, तो ये आपका बना था 1985 में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लानास्ट और पेस्ट्रिका के नियम किसने दिए, तो आपका दिया था गोर्बाचेव ने ही दिया था। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो येल्त्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर और कुछ दिया गया कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो 1991 में हुआ था। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, खड़ा कब हुआ था, तो खड़ा किया गया था 1961 में। गिराया कब गया था, तो 1989 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1990 में हुआ। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई, अभी मैंने आपको बताया कि 1989 हो जाएगा। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया, तो 1990 में अपनाया गया। आगे देखिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, क्या है, रूस की साम्यवादी क्रांति सन कब हुई, मतलब कब हुआ था, 1917 में हुआ था। रूस में समाजवादी राज्य को दूसरी दुनिया कहा गया है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली क्या है, समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर क्या है, तो साम्यवादी पार्टी का दबदबा है। सोवियत संघ के ख्रुश्चेव के बाद क्या होता है, तो ब्रेजनेव का नेतृत्व आया। देखिए आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि सोवियत नेता, यहाँ पर खालिस्तान के समय सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो कौन था उस टाइम, तो मिखाइल गोर्बाचेव था। 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को क्या हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत नहीं की, किसने किया, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने किया है। अधिकतर आंसर में मिखाइल गोर्बाचेव भी मिल रहा है। फिर आगे क्या कि सोवियत संघ के विघटन के बाद यहाँ पर खालिस्तान है कि उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तो यहाँ पर रूस को, ठीक है, रूस को ही घोषित किया गया था। और रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो बोरिस येल्त्सिन हो जाएगा। समाजवादी व्यवस्था की पूंजीवादी की ओर संक्रमण को यहाँ पर खालिस्तान है, इसका नाम क्या दिया गया, शॉक थेरेपी, यानी कि यहाँ पर आघात देकर उपचार किया जाएगा। यहाँ पर खालिस्तान की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, तो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हर एक चीज को बताया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।